हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और आपने मेरे चैनल को अपने और फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर किए हैं इन वीडियोस के लिंक्स, ताकि वो भी आपके साथ साथ इन वीडियोस के बेनिफिट्स जो हैं वो उठा सकें। ये वीडियोस मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए डाल रही हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्कूल्स। पैराडाइज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीरा के स्टूडेंट्स तो इन वीडियोस को देख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगी सभी स्टूडेंट्स से कि इन वीडियोस को आप अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो भी 11th एंड 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। बहुत ही जल्दी मैं 11th क्लास की वीडियोस भी जो है वो अपलोड करना स्टार्ट करने वाली हूँ, बट अभी हम जो है 12th क्लास का ही अपना जो यूनिट है, दैट इज यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको बस हम कंप्लीट ही करने वाले हैं विद इन जस्ट 2-3 मोर वीडियोस। तो आज हमने जो है व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमने पिछले लेक्चर में किया था उसको एक तो हम रिपीट कर लेंगे एक बार, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आई है तो उन्होंने मुझे जो है कमेंट करके बताया है, तो मैं इसको एक बार रिपीट कर रही हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज को। और अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक एप्लीकेशन जो है उसका एप्लीकेशन पार्ट यानी मीटर ब्रिज जो है वो 12th क्लास का वन ऑफ द प्रैक्टिकल्स है। एक्चुअली मीटर ब्रिज के 3 प्रैक्टिकल्स जो हैं वो 12th क्लास के सिलेबस में हैं। तो पहले हम बेसिकली मीटर ब्रिज को समझेंगे, उससे पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज को जो है वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो प्लीज मेरे जो है वीडियोस को आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज repeated topic, that is a Wheatstone bridge, and the new topic which we are going to do today, that is meter bridge। ठीक है, न्यू टॉपिक हमने मीटर ब्रिज करना है और उससे पहले हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को जस्ट एक बार रिवाइज कर लेना है। तो ये डायग्राम जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज की हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी। सबसे पहली बात तो मैं इजी लैंग्वेज में इसको समझाऊं तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करना है, आपने सिर्फ 4 रेजिस्टर्स को अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज। अब 4 रेजिस्टर्स जो हैं वो आपके कौन कौन से हैं? फर्स्ट रेजिस्टर इज योर P, सेकेंड रेजिस्टर इज दिस Q, थर्ड रेजिस्टर इज R एंड फोर्थ रेजिस्टर इज S। 4 रेजिस्टर्स आपने ब्रिज की फॉर्म में या ब्रिज नेटवर्क में इस तरीके से अरेंज कर रखे हैं सच दैट कि P, Q, R, S में से जो P रेजिस्टर की वैल्यू है ये फिक्स्ड वैल्यू का रेजिस्टर है, Q की वैल्यू जो है ये भी क्या है, फिक्स्ड है। R की वैल्यू, अब एरो डालने का मतलब क्या है, दिस R इज बेसिकली अ वेरिएबल रेजिस्टर जिसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। और S रेजिस्टेंस जो है दैट इज अननोन, इसे आपने फाइंड आउट करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल ही यही है कि आपने चौथे रेजिस्टर को बाकी 3 नॉन रेजिस्टर की टर्म्स में लेके आना है, वो भी तब जब ब्रिज जो है वो आपका बैलेंस्ड होगा। अब 4 रेजिस्टर्स को हमने इस ब्रिज नेटवर्क में कनेक्ट करना है। ए पॉइंट है आपके पास, एक टर्मिनल A, एक टर्मिनल है B, एक टर्मिनल है C, एक टर्मिनल है D। इस A और B टर्मिनल के बीच में फिक्स्ड रेजिस्टर P है, B और C के बीच में फिक्स्ड रेजिस्टर Q है, A और D के बीच में वेरिएबल रेजिस्टर R है और C और D टर्मिनल के बीच में अननोन रेजिस्टेंस है S। जो आपका पॉइंट है B और ये पॉइंट है D, इन दोनों के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर को अटैच करना है। उस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने सिर्फ क्या सपोज किया है यहाँ पे, कैपिटल G। और A पॉइंट को हमने और इस C पॉइंट को हमने कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ और उस बैटरी का जो EMF है उसको हमने क्या सपोज कर लिया है, कैपिटल E। अब देखें, अब जो बैटरी है, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी से करंट आया, उस करंट को मैंने क्या सपोज कर लिया, I की I करंट आ रहा है। अब देखो I करंट का कुछ हिस्सा ऊपर जाएगा, कुछ हिस्सा क्या करेगा, नीचे जाएगा। आपकी मर्जी है, चाहे ऊपर I1 मान लो, नीचे I2 मान लो, चाहे नीचे I1 मान लो, ऊपर I2 मान लो, इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने P की तरफ जो करंट गया उसको सपोज कर लिया I1 और नीचे जो करंट गया है उसको सपोज कर लिया मैंने I2। अब देखो इस जंक्शन A के ऊपर I करंट 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। ये दोनों हिस्सों का करंट बराबर नहीं है, वो इसलिए क्योंकि P की वैल्यू और R की वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, तो कुछ करंट ऊपर गया I1, कुछ करंट यहाँ चला गया, दैट इज I2। ठीक है, तो यानी इस जंक्शन A के ऊपर अगर हम बात करें तो जंक्शन रूल लगाएं, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज I और करंट लीविंग द जंक्शन क्या है, I1 प्लस I2। तो I इज एक्चुअली इक्वल टू I1 प्लस I2 क्योंकि I करंट ही I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है। उसके बाद देखो I1 करंट पहुंचा B पॉइंट के ऊपर इस B जंक्शन पे फिर इसको 2 पाथ मिल रहे हैं, एक पाथ है ये और एक पाथ है ये। तो इस पाथ में जो करंट गया गैल्वेनोमीटर के क्रॉस, उस करंट को हमने क्या सपोज कर लिया, I के पैर में G, यानी BD के अंदर जो करंट जा रहा है उसको मैंने ID सपोज कर लिया, I के पैर में G, IG गैल्वेनोमीटर करंट। और जो बाकी बचा हुआ करंट है, देखो I1 में से अगर IG चला गया इधर, I1 में से कुछ करंट कितना IG वो इधर चला गया, तो बचा कितना
I1 माइनस IG। तो I1 माइनस IG इस BC लाइन के अक्रॉस जाएगा और Q रेजिस्टर से क्या करेगा, पास करेगा। अब देखो ये I2 करंट ये फ्लो करते करते इस D पॉइंट पे पहुंचा, यहां से I2 पहुंचा है और ऊपर से क्या आ रहा है आपके पास IG और I2 दोनों इस D पॉइंट पे इकट्ठे हो रहे हैं। एक तो है I2, दिस I2, और दूसरा करंट क्या है IG, ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। तो यानी इस जंक्शन पे टू करंट्स आर एंटरिंग इनटू द जंक्शन। एक करंट है I2 जो एंटर हो रहा है, एक करंट है IG जो एंटर हो रहा है। तो सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन, क्योंकि लीव करने का एक ही पाथ है। तो लीव जहां से होगा करंट वो क्या बन जाएगा, I2 प्लस IG। तो यानी I2 प्लस IG। अब देखो ये वाली पूरे S रेजिस्टर में से I2 प्लस IG फ्लो करके पहुंचा और ऊपर से आपके पास क्या आ रहा है, I1 माइनस IG। अब अगर हम C जंक्शन की बात करें, इस C जंक्शन को ऊपर लिख देते हैं ताकि क्लियरली पता लगे। इस C जंक्शन के ऊपर दो करंट एंटर कर रहे हैं। एक करंट जो एंटर कर रहा है दैट इज I2 प्लस IG, दूसरा करंट जो एंटर कर रहा है वो क्या है, I1 माइनस IG। टू करंट्स आर एंटरिंग, तो सम ऑफ बोथ द करंट विच आर एंटरिंग द जंक्शन विल बी इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन, क्योंकि लीव करने का रास्ता एक ही है और एंटर दो जगह से हो रही हैं चीजें। अब देखो करंट्स जो एंटर हो रहे हैं, एक तो है I1 माइनस IG जो एंटर हो रहा है और दूसरा करंट क्या एंटर हो रहा है, I2 प्लस IG कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया, I1 प्लस I2। लेकिन I1 प्लस I2 को आपने क्या सपोज किया था, दैट वाज योर I। इसका मतलब जो लीव करने वाला करंट I है वो एक्चुअली किसके बराबर है, I1 प्लस I2। तो जब भी किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल आएंगे, क्योंकि लगाया हमने यहाँ पे किरचॉफ का लूप लॉ ही लगाना है और हमने किरचॉफ के लॉ को यूज करके ही करंट्स को डिवाइड किया है। तो जब भी आपको किसी भी तरह की कोई डायग्राम आए जिसमें किरचॉफ लॉ लग रहा है या किरचॉफ लूप लॉ को आप यूज कर रहे हैं करंट्स बनाने के लिए, तो जहां से आप स्टार्ट करते हैं अगर वहीं पे आप वापस आ गए, इसका मतलब आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द सर्किट क्या है वो काफी हद तक करेक्ट किया है। ठीक है, अब बीच में कोई गलती आप कर दे तो दैट इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन अगर हम वापस वहां पे एग्जैक्टली पहुंच रहे हैं तो इट मींस हमने ठीक करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब देखें, अब व्हीटस्टोन ब्रिज में करना क्या है, हमें टारगेट सिर्फ यही है कि हमें इस ब्रिज को बैलेंस करना है और हमें निकालना है कि अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो उसकी बैलेंस की कंडीशन क्या होगी, उसको प्रूव करना है कि ब्रिज बैलेंस होने का सिंपल मतलब क्या होता है। ब्रिज बैलेंस होने का मतलब है कि बी पॉइंट का और डी पॉइंट का पोटेंशियल बिल्कुल सेम है, या फिर सिंपल इसको बोलूं मैं कि ब्रिज बैलेंस सिर्फ तभी होगा जब आपके पास गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या होगी, जीरो पे। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो होने का मतलब क्या है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर आपके पास एक डिवाइस है जो करंट को सेंस करने के लिए यूज करते हैं हम सर्किट्स के अंदर। अगर गैल्वेनोमीटर की निडल का डिफ्लेक्शन जीरो है, इसका सिंपल मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर या उस पर्टिकुलर वायर के अंदर जिसमें आपने गैल्वेनोमीटर को अटैच किया है उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, कि जब आपका ब्रिज बैलेंस्ड होगा, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, उस कंडीशन के अंदर IG की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्योंकि अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो ही नहीं करेगा, यानी इस IG की वैल्यू अगर जीरो हुई तो नो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर, इट मींस द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड तो गैल्वेनोमीटर करंट विल बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, कि गैल्वेनोमीटर आपके पास कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, उसकी निडल जीरो के ऊपर पॉइंट कर रही है। ठीक है, कि करंट जीरो आ रहा है इस पर्टिकुलर वायर BD के अंदर। अब व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि जब भी आपका ब्रिज बैलेंस होगा तो इसका मतलब आपके पास P/Q R/S के बराबर होगा। हमें इसी चीज को प्रूव करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज का टारगेट ये है कि आपको ये कंडीशन निकालनी है और यूज करना है IG इज इक्वल टू जीरो को। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें दो बार किरचॉफ के लूप लॉ लगाने पड़ेंगे। एक बार तो हम लूप लॉ लगाएंगे इस लूप ABDA, इस लूप पे एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स करें तो मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सिंबल बना दिया। और दूसरा लूप क्या है, BCDB, एंटी क्लॉकवाइज अगेन, तो एंटी क्लॉकवाइज का आपने एरो बना दिया। तो सबसे पहले हम लूप जो यूज कर रहे हैं वो आपका लूप है दैट इज ABDA। तो यूजिंग द लूप ABDA, अब देखो A से B पे चलो। अब किरचॉफ के लॉ के साइन कन्वेंशन याद करो। जिस डायरेक्शन में हम ट्रेवर्स कर रहे हो अगर उसी डायरेक्शन में करंट हो तो उसको आपने क्या लेना होता है, नेगेटिव। यानी A से B हम ट्रेवर्स कर रहे हैं और करंट की डायरेक्शन भी यही है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो लिखेंगे माइनस का I1 और रेजिस्टेंस कितना है इस
वायर के अंदर ए, बी वायर के अंदर दैट इज पी। उसके बाद गए बी से डी में, एक बार लिखना तो है, बाद में आई जी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पहले पूरी इक्वेशन लिखेंगे। तो ए से बी में मैंने लिखा माइनस आई वन इंटू पी। अब बी से डी चलो, जैसे आप चल रहे हो उसी डायरेक्शन में आई जी करंट फ्लो कर रहा है, तो कौन सा साइन फिर से माइनस का, तो लिखेंगे माइनस आई जी इंटू गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हमने क्या सपोज कर लिया, कैपिटल जी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस होता है, ऑल्दो इट इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, लेकिन फिर भी इसका रेजिस्टेंस है। इसका भी एक्सपेरिमेंट है, +2 क्लास के सिलेबस के अंदर ही है, गैल्वेनोमीटर हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का एक्सपेरिमेंट। तो जब आप एक्सपेरिमेंटली देख करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी होता है। उसके बाद डी से ए, अब डी से ए पे चलें, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, यानी ट्रेवर्स बता रही हूँ डी से ए, चल मैं ऐसे रही हूँ, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से, यानी ऑपोजिट है ना दोनों चीजें, तो साइन कौन सा लेना है हमने, प्लस का। फिर लिखेंगे प्लस का I2 मल्टीप्लाइड विद रेजिस्टेंस कितनी है आप, ए पॉइंट से चले थे, ए पॉइंट पे वापस पहुंच गए, तो ए बी डी ए लूप हमने ट्रेवर्स कर लिया, कोई सेल नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, तो सिंपली लिख दिया इक्वल्स टू 0। ये तो मेरी बन गई पहली इक्वेशन, पहले लूप को ट्रेवर्स करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब दूसरे लूप पे चलते हैं, नाउ अप्लाइंग द लूप लॉ। अब हमने लूप चूज करना है बी सी डी बी। नाउ द लूप बी सी डी बी, अब इस पे लूप लॉ लगाएं, बी सी डी बी पे देखो, अब बी से सी चल रहे हो, तो जैसे आप चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, तो इसको क्या लेंगे फिर, नेगेटिव। याद रखना है, जैसे ट्रेवर्स कर रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में करंट है तो उसको नेगेटिव लेना है, तो लिखेंगे माइनस ऑफ करंट कितना है, I1 माइनस आई जी, ब्रांच में बनाया है हमने, और रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज क्यू, ठीक है। उसके बाद आए सी पे, बी से सी चल पड़े, अब सी से जाना है डी पे। जब सी से डी जा रहे हो, जैसे आप ट्रेवर्स कर रहे हो, ट्रेवर्स आप ऐसे कर रहे हो, लेकिन करंट की डायरेक्शन ये है, तो इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव, तो लिखेंगे प्लस का, करंट कितना चल रहा है इस ब्रांच में, दैट इज I2 प्लस आई जी, और रेजिस्टेंस कितना लगाया हुआ है हमने, दैट इज एस। उसके बाद हमने जाना है डी से बी में, जब डी से बी में, क्योंकि लूप है ना बी सी डी बी, तो एक ही हिस्सा रह गया लूप का, दैट इज डी से बी। तो जैसे मैं ट्रेवर्स कर रही हूँ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो है, तो अगेन इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो लिखेंगे प्लस का आई जी मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है कैपिटल जी, दैट इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास, फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन वो कह रहे हैं ब्रिज जब बैलेंस्ड होगा तभी ये कंडीशन अचीव होगी, तो ब्रिज बैलेंस होने का मतलब क्या है, आई जी इज इक्वल टू 0, तो लिख देंगे सिंस ब्रिज इज बैलेंस्ड, कि ब्रिज बैलेंस्ड है, और इसका मतलब क्या है, आई जी किसके बराबर है, 0 के, तो आई जी इज इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज, वन इम्प्लाइज का मतलब पहली इक्वेशन क्या बता रही है, अब पहली इक्वेशन में आई जी इज इक्वल टू 0 करो, तो ये पार्ट खत्म, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ I1 इंटू पी प्लस I2 इंटू आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब I1 इंटू पी को उस तरफ ले जाओ, तो ये चीज बन गई I2 इंटू आर इज इक्वल टू I1 इंटू पी, मार्क इट एज अ थर्ड इक्वेशन। एक ये इक्वेशन आ गई। अब यही चेंजेस हमने, यानी आई जी इज इक्वल टू 0 को हमने सेकेंड इक्वेशन में भी पुट करना है, तो देयरफॉर सेकेंड इंप्लाइज, सेकेंड में चेंजेस करें, तो सेकेंड इक्वेशन में देखो आई जी को 0 पुट करो, तो I1 इंटू क्यू रह गया ना, ये तो रहेगा, आई जी को 0 पुट करें, I2 इंटू एस रह गया, आई जी को 0 पुट करें, पूरी टर्म खत्म, तो ये बन गया माइनस I1 इंटू क्यू, माइनस I1 इंटू क्यू, साथ में प्लस I2 इंटू एस, प्लस I2 इंटू एस इज इक्वल टू, क्योंकि ये भी खत्म, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुंच गए हम। अब आगे चलते हैं। अब देखो आपने I1 इंटू क्यू को इस तरफ ले आना है, क्योंकि माइनस का साइन था, 0 किधर लेके आओ, तो ये क्या बन जाएगा, I2 इंटू एस इज इक्वल टू I1 इंटू क्यू। नाउ मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 4। अब आपने थर्ड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से डिवाइड कर देना है, तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4 इम्प्लाइज I2 वाले मैंने एक तरफ रखे हैं, I1 वाले मैंने दूसरी तरफ रखे हैं, सेम टाइप के सेम तरफ रखने हैं, तो ये बन जाएगा I2 इंटू आर अपॉन I2 इंटू एस इज इक्वल टू I1 इंटू पी अपॉन I1 इंटू क्यू। I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, तो ये प्रूव हो गया P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस होता है। और जब P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस है, ये तभी है जब ब्रिज बैलेंस्ड है। ब्रिज बैलेंस तब है जब IG 0 है। इसका मतलब ब्रिज के बैलेंस होने की कंडीशन क्या होती है, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। और ये ब्रिज क्या है, 4 रेजिस्टर्स का एक नेटवर्क है
जिसको आपने ब्रिज की फॉर्म में अरेंज किया है। और इस ब्रिज के बैलेंस होने का सिंपल मतलब है कि ये जो बीच वाली वायर है इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। ए पॉइंट पे करंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ये और ये। अब बीच वाली वायर का कोई मतलब ही नहीं है अगर P अपॉन Q का रेशियो R अपॉन S के बराबर है, मतलब ये रेजिस्टर हो चाहे ना हो, डजंट मैटर। तो आपके पास डायग्राम ये हो गई। अब इस डायग्राम में क्लियरली आप देख सकते हैं कि आपके पास ये दो रेजिस्टर, यानी ये रेजिस्टर जो AB के अंदर लगा है दैट इज P, और BC के अंदर जो लगा है दैट इज Q। ये P और Q सीरीज में है, और ये वाला रेजिस्टर जो है वो R और ये वाला रेजिस्टर जो है वो S, ये दोनों आपस में सीरीज में है। यानी ये दोनों आपस में कनेक्टेड है किसमें, सीरीज के अंदर, तब जब ब्रिज बैलेंस्ड है। और ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड है सीरीज के अंदर, तब जब ब्रिज बैलेंस्ड है। और इनका जो कॉम्बिनेशन बना है वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल के अंदर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बेसिस के ऊपर यानी इसकी बैलेंस कंडीशन को यूज करते हुए काफी सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, प्रैक्टिस भी आपको करनी चाहिए। इसका एक न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगी, लेकिन पहले हम करते हैं टॉपिक अपना नेक्स्ट, दैट इज मीटर ब्रिज। अब जो आपके पास मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज इज बेसिकली द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। कि व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रैक्टिकली यूज करने के लिए या लैब के अंदर इसको देखने के लिए कि हाँ भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो हमारे पास एक एपरेटस होता है जिसको हम मीटर ब्रिज कहते हैं। और मीटर ब्रिज के बेसिस पे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, +2 के अंदर जो है वो टोटल 3 जो है प्रैक्टिकल्स आपके सिलेबस में हैं इसके, ठीक है। सिंपल मीटर ब्रिज है, फिर सीरीज कनेक्शन है मीटर ब्रिज का, और पैरेलल कनेक्शन भी है मीटर ब्रिज का, जिसमें आपने लॉ ऑफ जो है सीरीज को उसको वेरीफाई भी करना है और लॉ ऑफ पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंसेस को भी वेरीफाई करना है। तो पहले हम जनरली मीटर ब्रिज को देखते हैं। अब देखो बेटा, जो मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज का अनदर नेम होता है स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज में करवा रही हूँ, टॉपिक इज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का अनदर नेम है दैट इज स्लाइड वायर ब्रिज। इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मीटर ब्रिज की आप डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। एक डायग्राम मैं क्लियर यहाँ पे बना देती हूँ। देखो, मीटर ब्रिज के अंदर आपके पास सबसे पहले क्या होगी, कॉपर स्ट्रिप्स होंगी, 2 कॉपर स्ट्रिप्स जिनको हमने बेंड किया है, विच आर बेंड एट द राइट एंगल्स। ये मेरे पास एक कॉपर स्ट्रिप है विच इज बेंड एट राइट एंगल, किया है ना उसको राइट एंगल पे बेंड। दिस इज माई अनदर कॉपर स्ट्रिप बेंड एट राइट एंगल्स, ये अनदर कॉपर स्ट्रिप है। पहली कॉपर स्ट्रिप का एक पॉइंट है A और दूसरी कॉपर स्ट्रिप का ये पॉइंट है B। इन AB पॉइंट के अंदर हमने एक वायर अटैच की हुई है। दिस वायर इज बेसिकली एन अलॉय वायर, और इस अलॉय का जो मटेरियल है उस मटेरियल को हम यूज करते हैं मैंगनीन। मैंगनीन मटेरियल की या मैंगनीन अलॉय की वायर है। अब अलॉय वायर ही क्यों यूज करते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। अलॉय वायर को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अलॉयज का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब टेम्परेचर बदलने से इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तभी मैंने आपको बताया था कि अलॉयज को हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स, कि जहां पे मुझे रेजिस्टेंस को फिक्स रखना है, स्टैंडर्ड रखना है, वहां पे मैं अलॉय को ही यूज करूंगी, क्योंकि टेम्परेचर के साथ इनकी रेजिस्टेंस का वेरिएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है। इसीलिए हमने AB वायर को अलॉय वायर चूज किया और इस अलॉय मटेरियल को हमने मैंगनीन ले लिया। कांस्टेंट भी ले सकते हैं। अब उसके बाद ये दोनों के बीच में हमने अनदर कॉपर स्ट्रिप अटैच की हुई है। ये सारा सर्किट जो है एक वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में अब यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया। इस गैप को हम बोलेंगे, मैं साथ में कंस्ट्रक्शन समझा रही हूँ कि इन द मीटर ब्रिज यू आर हैविंग अ 1 मीटर वायर। अब मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज मीन्स कि ये A और B के बीच की जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर, और 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। मीटर ब्रिज के ऊपर यहाँ पे एक स्केल माउंटेड होता है, ठीक है। मीटर स्केल ही लगा होता है। उस मीटर स्केल के ऊपर क्या कर सकते हो आप, रीडिंग्स नोट कर सकते हो। ये मीटर स्केल, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेना प्लीज, ठीक है। एट लास्ट ये आपके पास एक मीटर स्केल लगा होगा, ठीक है। दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B। 1 मीटर की आपके पास अलॉय वायर आपने लगाई हुई है। अब ये अलॉय वायर जो आपने लगाई है दिस इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जरूरी है कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब उसकी थिकनेस जो है वो चेंज ना हो, थ्रू आउट जो है वो उसकी जो थिकनेस है वो कांस्टेंट रहे। थिकनेस कांस्टेंट रहना जरूरी है ताकि रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स रहे, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे भी डिपेंड करती है और एरिया पे भी, क्योंकि हम लिखते हैं ना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू ρL/A। लेंथ को मैंने फिक्स किया, रो मेरे पास मटेरियल डिपेंडेंट है, मटेरियल मैंने अलॉय ले लिया। अलॉय मतलब जिसका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा,
और एरिया को मैं फिक्स रख रही हूँ, लेंथ को मैं फिक्स रख रही हूँ। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये जो अलॉय वायर यूज की है मैंने, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, फिक्स रख रहे हैं। अब यहाँ पे एक गैप है दैट इज लेफ्ट गैप, एक यहाँ पे गैप है दैट इज योर राइट गैप। अब लेफ्ट गैप और राइट गैप के बीच में ये पॉइंट्स लगे होते हैं कनेक्शंस लगाने के लिए, जैसे नेल होती है कोई, इस नेल के ऊपर हम वायर को क्या कर सकते हैं, राउंड करके रैप कर सकते हैं। कॉपर वायर के थ्रू हमने सारे कनेक्शंस लगाने होते हैं। अब ये जो सबसे पहला गैप है दैट इज लेफ्ट हैंड गैप, लेफ्ट साइड का गैप है। लेफ्ट हैंड गैप के बीच में हम लगाएंगे एक रेजिस्टेंस बॉक्स। उस रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस में से हम कुछ भी वैल्यू को चूज कर सकते हैं। तो मैंने आर लिखा है कि आर वैल्यू का रेजिस्टर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, यानी कि रेजिस्टेंस बॉक्स अटैच किया है मैंने। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैंने कनेक्ट करना है एस को। अब सिंस मीटर ब्रिज इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, तो एक रेजिस्टेंस है आर, एक रेजिस्टेंस है एस। दो रेजिस्टेंसेस और होती थी व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, वो थी पी एंड क्यू, क्योंकि पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, यही हम यूज करते थे, वो हमने यहाँ पे भी यूज करी। अब वो चीज आपके पास क्या है कि जो बीच वाला टर्मिनल है मार्क इट एज टी, इस टी टर्मिनल के साथ हमने कनेक्ट करना है एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव इसके साथ और गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे हम किसी जॉकी के साथ। ये मेरे पास जो है दिस इज जॉकी, और जॉकी जहां पे पॉइंट कर रही है उस पॉइंट को मैंने सपोज किया है जे। अब जॉकी क्या चीज होती है, बेसिकली जॉकी आपके पास एक स्लाइड वायर ब्रिज, नाम इसीलिए है कि जॉकी है। जॉकी एक तरीके का, जैसे मान लो ये पेन है, इसी पेन टाइप का आपके पास एक जॉकी स्टिक होगा। इस जॉकी स्टिक के ऊपर ऐसे शार्प एज बनाया होता है ताकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही जो जॉकी है वो जाके स्टिक करे। जैसे आपके पास कोई लेट्स से उसकी एग्जांपल है नाइफ, जैसे नाइफ का फ्रंट हिस्सा होता है उस तरीके का कि उसको इस तरीके से शार्पन किया होता है। जैसे मान लो ये चीज है, ये दिस एज, ये शार्प एज होगा आपके पास। अब ये शार्प एज जहां पे भी पॉइंट करेगा, आपने करना क्या है एक्सपेरिमेंटली, आर की वैल्यू को, अब आर आपके रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू है। रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसके ऊपर कुछ एक रेजिस्टेंसेस फिक्स्ड बने होते हैं। आप जिस पिन को भी बाहर निकालोगे उस रेजिस्टेंस बॉक्स से, ठीक है, आप रेजिस्टेंस बॉक्स की पिक्चर नेट के ऊपर भी देख सकते हैं, जाके गूगल के ऊपर जाके आप रेजिस्टेंस बॉक्स टाइप करके उसकी इमेज देख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। बाई डायरेक्शनल मींस इसका कोई पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होता, कोई नेगेटिव टर्मिनल नहीं, जैसे मर्जी कनेक्ट कर दो। अब रेजिस्टेंस बॉक्स के ऊपर कई सारी वैल्यूज बनी होती हैं, 1 2 3 5 7, इस तरीके से आप जिस भी पिन को बाहर निकालोगे वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आपकी सेट हो जाएगी। खैर ये तो प्रैक्टिकल पार्ट है, अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल की बात कर रहे हैं। तो आप इसको कोई एक रेजिस्टेंस ही मानो, आपने कोई रेजिस्टेंस आर लगाई है, यहाँ पे भी आपने कोई रेजिस्टेंस एस लगाई है। बेसिकली जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो एस की जगह पे हम वायर अटैच करते हैं, क्योंकि कोई भी वायर है उसका रेजिस्टेंस तो होगा ही, उसकी लेंथ को मेजर करके हम उस वायर को फिक्स कर देते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। अब ए बी की लेंथ है आपके पास 100 मीटर। सेंटर वाले पॉइंट के साथ गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट किया जॉकी के साथ। अब हमारा टारगेट क्या है, ये तो सारा आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट है जो मैंने आपको समझाया। अब वर्किंग आपकी क्या है, वर्किंग से पहले आप ए पॉइंट को कनेक्ट करोगे एक बैटरी के साथ जिसकी ईएमएफ की वैल्यू है ई, और एक यहाँ पे आपने कनेक्ट कर दी है की, ठीक है। अब वर्किंग में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस की को क्लोज कर दिया, दोनों पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया। तो व्हेन द की इज क्लोज्ड, करंट पूरे सर्किट में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने फिक्स करनी है एडजस्ट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस कैपिटल आर। इस कैपिटल आर की वैल्यू की जो है कैपिटल आर की रेजिस्टेंस को हमने एडजस्ट कर देना है, यानी इस कैपिटल आर को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और जो एस है दिस इज योर अननोन, जिसको आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब आपके पास जॉकी है, दिस पेन इज योर जॉकी। अब आप जॉकी को ए पॉइंट पे टच करेंगे तो देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर, अब मैं गैल्वेनोमीटर भी समझा देती हूँ कि जो गैल्वेनोमीटर और एमीटर में डिफरेंस क्या होता है। गैल्वेनोमीटर में बीच में यहाँ पे आपके पास 0 होगा, और यहाँ पे मान लो मैंने 10 लाइंस बनाई और यहाँ पे कुछ भी नंबर है, लेट्स से 1, अगेन आपके पास 10 लाइंस है, आई एम नॉट काउंटिंग द लाइंस, और यहाँ पे नंबर है 2। उसी तरीके से यहाँ पे 10 लाइंस है, नंबर अगेन 1, और यहाँ पे फिर 10 लाइंस आ जाती हैं और नंबर अगेन 2। जब आपका गैल्वेनोमीटर का निडल 0 पे पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब सर्किट में कोई करंट नहीं है। जैसे ही आप इस सेपरेटर्स को एक्सपेरिमेंटली कनेक्ट करेंगे और ए पॉइंट के ऊपर आप जॉकी को टच करेंगे तो आप नोट करेंगे कि आपके गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन एक तरफ है, एक तरफ मतलब एक डायरेक्शन का करंट चल रहा है। और बी पॉइंट पे टच करेंगे तो आप देखेंगे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगी, ऑपोजिट साइड। अगर ए पॉइंट पे टच करने पे गैल्वेनोमीटर एक तरफ डिफ्लेक्शन दे और बी पॉइंट पे टच करने पे गैल्वेनोमीटर दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन दे, इसका मतलब है आपने सर्किट को कनेक्ट सही किया है। अब आप रीडिंग्स ले सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट है। फिलहाल हमें यही समझना है कि हमने करना क्या है। अब देखो, जब आप ए पॉइंट से
अपने जॉकी को मूव करना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपकी निडल जो है गैल्वेनोमीटर की, मान लो आपने यहाँ पे टच कर रखा है, यहाँ पे टच किया तो आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर की निडल यहाँ पे है। अब जैसे जैसे आप जॉकी को आगे मूव कर रहे हो, आप नोट कर रहे हो कि आपकी गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो जीरो को अप्रोच करना स्टार्ट कर रही है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी गैल्वेनोमीटर के ऊपर ये डिफ्लेक्शन जो है वो किस पे पॉइंट करना स्टार्ट कर देगी, जीरो पे। मान लेते हैं कि वो पॉइंट ये जे है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, अब व्हीटस्टोन ब्रिज याद करो, व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने यही करना होता था कि एडजस्ट द वैल्यू ऑफ आर, कि आर की वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट करें ताकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो। अब यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं कि आर की वैल्यू को एडजस्ट नहीं करना, बार बार चेंज नहीं करना, आर की वैल्यू को फिक्स रखा। अब हम जॉकी को मूव करवा रहे हैं इस तरीके से कि मुझे एक पॉइंट मिल जाए पर्टिकुलर, और वो पॉइंट है लेट्स से मेरा जे। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैंने अपने गैल्वेनोमीटर में नोट किया कि डिफ्लेक्शन क्या हो गई, जीरो हो गई। तो अगर मेरे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो गई, इसका मतलब मेरा ये जो ब्रिज है वो क्या हो चुका है, बैलेंस। अब P कहाँ है और R कहाँ है, क्योंकि R और S तो है लेकिन P और Q नहीं पता लग रहे क्या है। अब P एंड Q क्या है, अब देखो A से J कुछ ना कुछ लेंथ तो होगी, वो लेंथ आप इस स्केल से मेजर कर सकते हो कि मान लो लेट्स से ये 45 है या 55 है, कुछ भी है। तो यहाँ से स्केल आपके पास इसीलिए लगा है ताकि आप इसकी रीडिंग ले सको। अब AJ की वैल्यू को, अब मैं वर्किंग समझा रही हूँ कि लेट AJ की कुछ ना कुछ लेंथ तो होगी, उस लेंथ को मैंने सपोज कर लिया L सेंटीमीटर। अगर A से J की लेंथ L सेंटीमीटर है तो J से B की लेंथ क्या होगी, J से B, क्योंकि टोटल लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है, जिसमें से ये हिस्से को मैंने क्या बोल दिया है, L। तो बचा हुआ हिस्सा जो है वो क्या हो जाएगा, 100 माइनस L। तो बचा हुआ हिस्सा मेरे पास क्या है, 100 माइनस L सेंटीमीटर का। इतना क्लियर है कि मैंने जॉकी का पॉइंट ऐसा ढूंढा जहां पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो गई। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो मींस व्हीटस्टोन ब्रिज में भी हम बोलते थे कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो, यानी नो करंट इज फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर, तो ब्रिज है बैलेंस। अब देखो A से J की लेंथ कुछ होगी, उसको L मान लिया, J से B की क्या होगी, 100 माइनस L। अब हम सपोज कर लेते हैं कि लेट स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ वायर AB, कि जो आपके पास ये वायर AB है, इस वायर AB की रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, 1 सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर मींस 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर अगर स्मॉल r रेजिस्टेंस है तो L सेंटीमीटर कितना रेजिस्टेंस होगा, L इंटू स्मॉल r। समझ में आ रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस स्मॉल r है तो L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल r इंटू L। ठीक है, स्मॉल r और L का प्रोडक्ट हो गया, यानी कि ये जो L इंटू R मुझे किसका रेजिस्टेंस मिल गया, तो मैं लिख सकती हूँ, तो देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ A से लेके J तक का हिस्सा है जिसकी L लेंथ है, तो रेजिस्टेंस ऑफ AJ पार्ट दैट इज इक्वल टू L इसकी लेंथ है और 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस है स्मॉल r। तो अगर L 5 सेंटीमीटर होगा तो 5r 5r हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा 10r हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ AJ पार्ट इज इक्वल टू L, और इसी AJ पार्ट को आपने क्या कहना है, P। तो यानी रेजिस्टेंस ऑफ AJ जिसको हमने क्या मानना है, P। तो P रेजिस्टेंस निकला है आपके पास, क्योंकि P Q R S 4 रेजिस्टर ये थे जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाए थे। अब Q रह गया आपके पास। अब Q क्या होगा, अगर A से J को P कह रहे हो तो J से B की जितने भी रेजिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे, Q। तो देयरफॉर यहाँ सिंपली लिखें द रेजिस्टेंस ऑफ अगला पार्ट कौन सा है, J से B तक का, तो रेजिस्टेंस ऑफ JB यानी कि Q। अब इस Q वाले हिस्से की जो लेंथ है वो कितनी है, 100 माइनस L सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस स्मॉल r है तो 100 माइनस L सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी, 100 माइनस L इंटू स्मॉल r। तो मुझे P भी मिल गया, मुझे Q भी मिल गया, R S मेरे पास पहले से हैं, ठीक है, जिसमें R की वैल्यू मुझे पता है और S की वैल्यू है अननोन जिसे हमने फाइंड आउट करना है। अब सिंस अगर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो है तो इसका मतलब आपका ब्रिज क्या हो चुका है, बैलेंस्ड। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं कि एज गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर आपका जो ब्रिज है, ब्रिज इज बैलेंस्ड। अगर ब्रिज बैलेंस्ड है, क्योंकि जो व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन पार्ट है वही मीटर ब्रिज है, तो अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो व्हीटस्टोन ब्रिज ने कंडीशन क्या दी थी, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S।
अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो इट इम्प्लाइज P अपॉन क्यू विल बी इक्वल टू R अपॉन S। अब P की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, P की वैल्यू है दैट इज L इंटू R, क्यू की वैल्यू ये पड़ी दैट इज 100 माइनस L इंटू R इज इक्वल टू R की वैल्यू नोन है और S अननोन हमें फाइंड आउट करना था, तो R से R को कैंसिल किया तो S निकालना था, तो S का इधर लेके जाए, इस फैक्टर को इधर लेके जाए, तो S का आंसर क्या आ गया 100 माइनस L अपॉन L इंटू कैपिटल R। So using this meter bridge experiment we can find out the value of the unknown resistance S which is connected between these two points. Yeah, we can say which is connected on the right hand side between the right hand gap between two copper strips. तो ये आपके पास S को निकालने का मेथड आ गया। सिंस S आपके पास रेजिस्टेंस ही है तो इसका आंसर किस में चलेगा, ओम के अंदर। अब हमने एक पॉइंट इसमें और डिस्कस करना है। अब आगे देखते हैं, यहां तक आपके पास फॉर्मूला निकल आया है S का। अब हमने कुछ एक पॉइंट्स जो है वो इसके अंदर नोट डाउन करने हैं। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपके पास R की वैल्यू S की वैल्यू बराबर हो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, R और S देखो, R की वैल्यू और S की वैल्यू इक्वल सिर्फ तभी आ सकती है अप्रोक्सीमेटली जब यहाँ पे L का आंसर 50 हो, ताकि 100 माइनस 50 50 हो जाए, और नीचे L की वैल्यू 50 ही पुट कर रहे हो आप। देखो अगर मैं यहाँ पे L की वैल्यू को 50 सेंटीमीटर सपोज कर लूं, लेट से अप्रोक्सीमेटली 50, हो सकता है वो 49 हो, अप्रोक्सीमेटली 50 ले लिया मैंने, तो S की वैल्यू क्या बनेगी 100 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू R विच इज 50 अपॉन 50 इंटू R, यानी S और R अप्रोक्सीमेटली क्या बन गए, इक्वल बन गए। तो अगर R और S अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ये J पॉइंट है जॉकी का, इस J पॉइंट को हम बोलते हैं बैलेंस पॉइंट। दिस इज नोन एज बैलेंस पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। तो अगर R और S आपस में इक्वल है, इसका मतलब आपके पास जो बैलेंस पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट लाइज इन द मिडल, कि बैलेंस पॉइंट जो है वो मिडल में है। बैलेंस पॉइंट लाइज इन द मिडल ऑफ वायर, कंप्लीट लिखूं, ऑफ वायर ए बी। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी सेंसिटिविटी पे, कि आपके पास जो मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज सेंसिटिव सिर्फ तभी हो सकता है, मीटर ब्रिज इज एक्चुअली सेंसिटिव, या इसकी सेंसिटिविटी जो है वो मैक्सिमम सिर्फ तब होगी जब चारों आर्म्स का रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट सेम होगा। तो सेंसिटिविटी विल बी मैक्सिमम इफ रेजिस्टेंस ऑफ 4 आर्म्स इज इक्वल, ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट हम यही फॉर्मूला से निकाल लेते हैं फटाफट, बाकी इसकी बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सेंसिटिविटी इज मैक्सिमम इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द 4 आर्म्स इज इक्वल। अच्छा, एक ये क्वेश्चन भी बड़ा पूछा जाता है कि बैलेंसिंग लेंथ से वेरिएशंस क्या क्या होंगे। देखो हमने ये फॉर्मूला भी डिराइव किया है, दोबारा लिखते हैं इसको, S इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L मल्टीप्लाइड विद कैपिटल R। इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करके L की वैल्यू निकालें, L को इधर शिफ्ट करो, तो S इंटू L इज इक्वल टू 100 इंटू R माइनस L इंटू R, LR को इधर लेके जाओ, S इंटू L प्लस R इंटू L इज इक्वल टू 100 इंटू R, टेकिंग L टू बी कॉमन, S प्लस R इज इक्वल टू 100 इंटू कैपिटल R। तो L का आंसर क्या आया है 100 इंटू कैपिटल R अपॉन S प्लस R। अब ये L क्या है, आपकी बैलेंसिंग लेंथ है, क्योंकि L जो पॉइंट है वो जो कि जहां पे स्टिक कर रहा है इस L लेंथ के ऊपर, वहां पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 है, मतलब ये पॉइंट जो है J, जिसकी वैल्यू L के बराबर है A से J की, उसको मैं बैलेंस पॉइंट कह रही हूँ। अब देखो L कैसे कैसे चेंज होगा, अगर हम रेजिस्टेंस R को बड़ा कर दें, अब आप खुद देखो, अगर आप रेजिस्टेंस R की वैल्यू को बड़ा रखोगे, है ना, या S की वैल्यू की चलो पहले बात करते हैं, क्योंकि R तो आपके पास वैसे ही फिक्स है, S जो है वो आपके हाथ में है, क्योंकि S आपने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है या अननोन रेजिस्टेंस लगाना है, जो कि बेसिकली एक वायर ही होगी। अगर हम S की वैल्यू को हाई रखते हैं, यानी अगर S रेजिस्टेंस हाई है, अब देखो कोई भी वायर है, कोई भी वायर है, वो है तो एक रेजिस्टर ही, और रेजिस्टर की रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। इसका मतलब अगर आप किसी भी वायर का एरिया और मटेरियल फिक्स रख रहे हो और उसकी लेंथ को बढ़ा दो, तो लेंथ बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस बढ़ती है। यानी अगर मैं यहाँ पे एक छोटी वायर लगा रही हूँ, लेट से 5 सेंटीमीटर की वायर लगा रही हूँ, तो उसका रेजिस्टेंस मान लो 5 ओम है, लेट सपोज,
और अगर मैं इस वायर को 10 सेंटीमीटर कर दूंगी तो रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाएगा, क्योंकि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू पे इफेक्ट आता है और वो बढ़ती है। अगर हम S की वैल्यू को हाई करते जाते हैं तो होगा क्या, अगर आपका S हाई है तो डिनोमिनेटर फैक्टर क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो क्लियरली L की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो। L की वैल्यू लो होने का मतलब क्या है कि आपका बैलेंस पॉइंट यहाँ पे होने के बजाय इधर को शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर S रेजिस्टेंस को आप हाई रखते हैं तो L लेंथ यानी बैलेंसिंग लेंथ आपकी लो हो जाती है, या फिर मैं इसको बोलूं कि बैलेंस पॉइंट B डॉट P मतलब बैलेंस पॉइंट इट शिफ्ट टूवर्ड्स A, कि आपका बैलेंस पॉइंट लो होना मतलब बैलेंस पॉइंट A की तरफ शिफ्ट होगा। और उसी तरफ अगर मैं S की वैल्यू को लो कर दूं, अगर S की वैल्यू को लो रख दिया जाए, S की वैल्यू लो कैसे कर सकते हैं, लेंथ कम कर दो, वायर की लेंथ कम कर दोगे तो आपके पास S रेजिस्टेंस जो है वो लो हो जाएगा। और अगर S की वैल्यू को आप लो रखेंगे, ये स्लो नहीं है, S की वैल्यू लो है, ऐसा अलग से लिख देते हैं, S की वैल्यू अगर आप लो रख रहे हैं तो अगर आपका डिनोमिनेटर फैक्टर छोटा है तो L का फैक्टर क्या हो जाएगा, बड़ा। इसका सिंपल मतलब है L की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई। और L की वैल्यू हाई होने का मतलब क्या है कि ये L और स्ट्रेच हो जाएगा, यानी आपका बैलेंस पॉइंट इस तरफ शिफ्ट करेगा, यानी बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टूवर्ड्स B। ये जो मैंने आपको समझाया है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1 मार्क्स का कंसेप्चुअल क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया है कि S की वैल्यू को हाई करने पे व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द बैलेंस पॉइंट। तो इसको एक बार फिर से हम अच्छी तरह कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया है, तो प्लीज इसको जरूर देख लो। थैंक यू सो मच।